बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव जो है कि नजदीक आ पहुंचा है और इसको लेकर के देखा जाए तो बक्सर जिला की हम बात करते हैं। अभी हमारी मौजूदगी बक्सर जिला में है और बक्सर जिला की हम बात करते हैं तो यहां का ग्राफ जो है कि चरम सीमा पर है। आइए हम बातें करेंगे इस मुद्दा पर कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है जो कहा जा रहा है कि बिहार में जो है कि सुशासन की सरकार है। लोग दावे करते हैं कि सब जो है कि सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो अभी फिलहाल की घटना है पीएमसीएच में जो है कि पत्रकारों के साथ बदसलूकी नहीं, उनको मारा पीटा गया। क्या कहिएगा जो है कि मैं बता दूं कि यूट्यूबर मनीष कश्यप जिन्हें सभी लोग जानते हैं, लेकिन उनको भी पीएमसीएच में दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया। बीजेपी दावा कर रही है कि अगला जो है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। देखिए ये तो जनता को फैसला करना है और मैं आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी के लोगों को चैलेंज कर रहे हैं कि अगर तुम लोगों में औकात है तो फिर बैलेट पेपर से तुम करा के देख लो, ईवीएम से जो करा रहे हो और जो ईवीएम का चोरी का खेल हमारा आपको लग रहा है कि ईवीएम में जो है कि खेल हो रहा है। देखिए बिल्कुल हो रहा है, इसलिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वोट करते हैं दूसरे पार्टी को और वह जो है दूसरे कमल का बटन में ईवीएम हटा करके देख लिया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव करके देख लिया जाए किसमें कितना दम है, वो समय के अनुसार पता। बीजेपी को सब ये सीधा चुनौती दे रहे हैं कि यदि आप में है इतना ताकत दम है तो आप एक बार ईवीएम मशीन को हटाइए और बैलेट पेपर से चुनाव करा कर देखिए, उसके बाद पता चल जाएगा कि आप कहां हैं और किस स्तर पर हैं और आपका कितना सांसद, कितना विधायक, कितना एमपी एमएलए बनता है और कितने मुख्यमंत्री बनेंगे और कितना पीएम बनेंगे। अभी जो है कि फिलहाल में पूरा जोर शोर से जो है कि लगे हुए हैं नरेंद्र मोदी जी सिंदूर ऑपरेशन को लेकर के, घर घर सिंदूर बंटवाने की काम कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। क्या कहिएगा, इसको आप किस नजर से देख रहे हैं? देखिए एक भोजपुरिया में कहावत है कि जेवन धिया अगिया लगौली उहे देवा के सुना। इनका कहना है सीधे पीएम मोदी पर देशद्रोही का मुकदमा होना चाहिए। क्या कहिएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम युग। कलम युग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव जो है कि नजदीक आ पहुंचा है और इसको लेकर के देखा जाए तो बक्सर जिला की हम बात करते हैं। अभी हमारी मौजूदगी बक्सर जिला में है और बक्सर जिला की हम बात करते हैं तो यहां का ग्राफ जो है कि चरम सीमा पर है। यानी कि देखा जाए तो 3 दिनों में 3 जगहों पर जो है कि ज्यादातर मर्डर देखने को मिला है। अभी फिलहाल में देखा जाए तो चौसा में अर्जुन यादव को अपराधियों के द्वारा जो है कि गोली मारकर हत्या कर दिया गया। इससे पहले देखा जाए तो अहियापुर में जो है कि आपस में जादो टकरा गए और वर्चस्व की लड़ाई वहां पर हुआ और वहां पर अंधाधुंध गोलियां चली और जिसमें जो है कि 5 लोगों को गोलियां लगा और जख्मी हो गए और 3 लोगों को स्पॉट डेथ हो गया। आइए हम बातें करेंगे इस मुद्दा पर कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है जो कहा जा रहा है कि बिहार में जो है कि सुशासन की सरकार है। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद आपके दर्शकों को और आपके चैनल को भी। क्या कहिएगा जो है कि देखा जाए कि अपराध का ग्राफ जो है कि बढ़ता हुआ नजर आ रहा है बिहार में। ये अपराध का जो ग्राफ है खासकर बक्सर जिले में और बक्सर जिले ही नहीं, हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि पूरे बिहार जो है वो अपराध की आग में जल रहा है। कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं हत्या हो रहा है, कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं सामंती शक्तियों के द्वारा दलित शोषितों वंचितों के अधिकारों का हनन हो रहा है। तो ये तमाम घटनाएं हो रही है। खासकर बक्सर की जब बात करें तो बक्सर में ये अभी जो है एक तरह का जो बोल रहे थे ये लोग जंगल राज, ये महाजंगल राज का ये फेज है और आप महाजंगल राज इसको कह रहे हैं और लेकिन वो कह रहे हैं कि ये मंगल राज है, जंगल राज नहीं है। मंगल और जंगल में दोनों में अंतर है। जंगल राज इसलिए है कि अभी लगातार
जो है 3 दिन के अंदर लगभग 4-5 मर्डर हो गया, खासकर एक बक्सर जिले में। तो इससे आपको साबित हो रहा है कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन नहीं हो पा रहा है और यहाँ पुलिस प्रशासन और सरकार जो है विफल है। अब पुलिस की गिरफ्त से जितने भी अपराधी हैं वो पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं और सिर्फ कार्रवाई की जा रही है, यही आश्वासन मिल रहा है। बाकी आप देख सकते हैं कि अर्जुन यादव की हत्या हो गई, उसके बाद जो है अय्यापुर में जो गोली चला, उसके बाद अभी जो है बघेल वसुदेवा ओपी में भी हत्या हुआ है। तो ये तमाम जो है 2-3 दिन के अंदर जो हत्याएं हुई है और अभी तक किसी भी घटना में कोई भी अपराधी जो है सलाखों के पीछे नहीं है। तो इससे यही जाहिर होता है कि यहाँ का जो पुलिस प्रशासन फेल है और यहाँ जो है अपराधी जो है कहीं ना कहीं इन व्यवहारिक चीज़ों से पता चल रहा है कि सत्ता संरक्षित अपराधी है, जिससे सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। नहीं तो छोटे मोटे अपराध हो जाते हैं या किसी की हत्या हो जाती है तो पुलिस तुरंत उठा लेती है, और इसमें अगर नहीं उठा पाती है, पुलिस प्रशासन अगर विफल है, तो जाहिर सी बात है कि जो वर्तमान सरकार है वो विफल है और वो अपराधियों को संरक्षण दे रही है, जिसके तहत जो है इस तरह का घटनाओं को अंजाम लगातार दे रहे हैं। और अपराधियों के अंदर किसी तरह का पुलिस प्रशासन का खौफ नहीं है, पुलिस प्रशासन का किसी तरह का डर नहीं है, कानून से किसी तरह का डर नहीं है, और वो लोग बेखौफ घूम रहे हैं और घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अगर यह जो सरकार में है वो सीधा दावा करते हैं, कहते हैं कि ये विपक्ष पार्टी लोग करवा रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, विपक्ष पार्टी नहीं करवा रही है, ये तो अभी जो अय्यापुर का जो संतोष यादव या कोई ऐसे करके है, जिसका सोशल मीडिया के माध्यम से ये भी हम लोगों ने देखा कि बीजेपी के लोगों के साथ वो उसका वोट मांगते हुए फिगर है, फोटो है। और एक चीज जान लीजिए कि जो बिहार में जेडीयू और बीजेपी गठबंधन की जो सरकार है वो कानूनी तौर से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में विफल है। और आप बहुत ज़्यादा नहीं, 1 महीने का, अगर आप 2 महीने का ग्राफ उठाइएगा तो आपको अनगिनत दलितों का, शोषितों का, वंचितों का और इस तरह का तमाम जो है मर्डर देखने को आपको मिलेगा। अभी बक्सर जिले में आप 4 मर्डर गिनवा रहे हैं, इसके पहले भी 1 महीना 2 महीना नहीं बीता, यहाँ पर सिसराढ़ में दलितों के साथ मारपीट हुआ जो कि होली के समय। उसके बाद आपका एक और गांव है बगेन थाना में, वहाँ पे जो है मर्डर हो जाता है अकोढ़ी गोला में दलित पसवान का। तो ये दलितों का, शोषितों का, वंचितों का इस सरकार में जो है बेतहाशा मर्डर में वृद्धि हुआ है, बेतहाशा बलात्कार में वृद्धि हुआ। आप औरंगाबाद का मनीषा का देख लीजिए, वो पूजा कुमारी का देख लीजिए, बहुत तरह की घटनाएं हैं जो उनका बलात्कार हुआ। और ये बिहार जो है जंगल राज जो कहते थे, एक चीज था कि आज जो है नीतीश कुमार की सरकार में पुलिस प्रशासन जो है भले लोग कहे कि दुरुस्त है, लेकिन यहाँ पे निकम्मी साबित हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में विफल हो रही है और यहाँ अपराधियों को संरक्षण प्राप्त है और ये सत्ता संरक्षित अपराधी हैं, इसलिए कानून का डंडा उन पे नहीं चल पा रहा है। यहीं अगर सत्ता संरक्षित नहीं होते तो फिर जो है कानून का डंडा उस पर तुरंत चलता, कार्रवाई होता, जेल के सलाखों के पीछे होता। लेकिन आज नहीं है, क्योंकि आज स्पष्ट है कि सत्ता संरक्षित अपराधी है, सत्ता के लोग उसको संरक्षण दे रहे हैं, उसका बचाव कर रहे हैं और पुलिस जो है ये व्यवहारिक तौर से साबित हो रही है कि सत्ता संरक्षित अपराधियों का कुछ नहीं कर रही है, कानून का डंडा वहां नहीं चल रहा है। क्या कहिएगा इस सरकार की बात हम करें तो ये बीजेपी का सरकार है और इसमें लोग दावे करते हैं कि सब जो है कि सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो अभी फिलहाल की घटना है पीएमसीएच में जो है कि पत्रकारों के साथ बदसलूकी नहीं, उनको मारा पीटा गया। क्या कहिएगा जो है कि मैं बता दूं कि यूट्यूबर मनीष कश्यप, जिन्हें सभी लोग जानते हैं, लेकिन उनको भी पीएमसीएच में दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया, क्या कहिएगा? देखिए, एक चीज है कि जहाँ पीएमसीएच की बात है और जिस तरह के दौड़ा के मारने की बात आई, डॉक्टर जो है किसी भी एंगल से मारने का उसका कोई
संवैधानिक अधिकार नहीं है, ना मानवीय अधिकार है। डॉक्टर का काम है इलाज करना, डॉक्टर का काम है मरीजों को ठीक करना, उनकी सुरक्षा करना। लेकिन अगर मारपीट होती है तो कहीं ना कहीं पीएमसीएच के अंदर की जो बातें थी है, जो कि हम लोग भी सुने हैं कि किसी तरह का आम जो लोग जाते हैं तो उनका एडमिशन होने में दिक्कतें होती है, उनको भर्ती लेने में दिक्कत होता है, बिना पैरवी का काम नहीं हो पाता है। तो वहाँ कहीं ना कहीं मनमानी है। सत्ता संरक्षित, एक चीज़ जान लीजिए, कोई भी सत्ता संरक्षित रहता है तो वो निडर होता है और वो जो है अपने कार्रवाइयों को अंजाम देता है। इसी तरह की ये कार्रवाई है। सत्ता संरक्षित डॉक्टर भी है, डॉक्टर का काम है इलाज करना, ना कि किसी के साथ मारपीट करना। और एक चीज़ है कि वहाँ पे हमारा कहना है कि पुलिस प्रशासन का होना चाहिए। और पूरे बिहार में जब हम उठाते हैं तो इसी तरह की घटनाएं, कहीं हत्या, कहीं मर्डर, कहीं कुछ होता रहा है और यहाँ पे पुलिस प्रशासन हर मामले में फेल है। तो जाहिर सी बात है कि सत्ता संरक्षित तमाम चीज़ें हो रही है और एक साजिश के तहत हो रही है। अगर साजिश नहीं होता तो आप घटना अहियापुर का हो, चाहे वो चौसा थर्मल पावर अर्जुन यादव की हत्या हो, चाहे बसदेवा वाला हो, उसमें पुलिस प्रशासन तुरंत उठाती। अगर यहीं किसी कोई गरीब गुरबा अपने हक अधिकार के लिए लड़ता है, मजदूरी के लिए लड़ता है और कोई बड़ा लोग पुलिस को कंप्लेन कर देता है, पुलिस बिना कहे उठा लेती है गरीब आदमी को, देर नहीं लगता है। अगर वह व्यक्ति नहीं मिलता तो उसके परिवार को लोग उठा लेते हैं, उसके बाल बच्चे को उठा लेते हैं, उसका घर 7 दिन के अंदर कुर्क कर देते हैं, जमीन दोज कर देते हैं। लेकिन जो सत्ता संरक्षित है उसको कहाँ कुछ कर रहे हैं। अभी 7-8 दिन हो गया, उसमें तो तुरंत क्या बोलते हैं, वारंट निकाल के कुर्की जब्ती करना चाहिए। लेकिन ये तमाम चीज़ें नहीं हो रही तो इसका मतलब सत्ता संरक्षित है और यह जंगल राज है। ये जंगल राज एकदम जंगल राज है। जंगल राज इसलिए है कि यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है, दलित, शोषित, वंचित, महिला कोई भी नहीं है। और सबसे बड़ा चीज है कि सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, आप भी देख लीजिए, आंकड़ा उठा के देख लीजिए, बलात्कारी इसी संगठन में है। माने यह बीजेपी और जेडीयू के जो लोग हैं वह अपराधियों का और वह धर्मांध अपराधियों का और बलात्कारियों का यह फैक्ट्री है। फैक्ट्री एकदम बिल्कुल फैक्ट्री है। आप अभी देखिएगा, मध्य प्रदेश का जो एक गृह मंत्री है कोई विजय करके, वो बयान देता है कि लाल सलाम बोलने वाले को जीने का हक नहीं है। कोई बोल देता है कि जो जय भीम बोलते हैं वो क्रिमिनल है। अरे भाई, व्यवहारिक तौर से साबित करो। लेकिन हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि जो मंत्री है बीजेपी का, वो सरेआम रोड पे नंगा नाच करता है, सेक्स रैकेट चलाता है, महिलाओं की इज्जत के साथ, मान सम्मान के साथ खेलता है। और आप देखते हैं चिन्मयानंद हो या कई ऐसे अपराधी हो, राम रहीम हो, सारे बीजेपी के एजेंट हैं, सारे बीजेपी के लोग हैं और वह सब लोग बलात्कारी हुए हैं। सब लोग सलाखों के पीछे भी कई लोग हैं, कई लोग बेल पर भी छूटे हुए हैं। और अब ये बात रही बिहार का मुख्यमंत्री का, आप सोशल मीडिया पर देखिए, उनका जो है वो व्यवहार अब जो है सामने आ रहा है, किसी महिला के कंधे पे हाथ रख रहे हैं। फिर भी जो है कि बीजेपी दावा कर रही है कि अगला जो है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। देखिए, ये तो दावा कर रहे हैं, ये तो जनता को फैसला करना है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी के लोगों को चैलेंज कर रहे हैं कि अगर तुम लोगों में औकात है तो फिर बैलेट पेपर से तुम करा के देख लो। ईवीएम से जो करा रहे हो और जो ईवीएम का चोरी का खेल कर रहे हो, तुम्हारा आपको लग रहा है कि ईवीएम में जो है कि खेल हो रहा है? देखिए, बिल्कुल हो रहा है। इसलिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वोट करते हैं दूसरे पार्टी को और वह जो है दूसरे कमल का बटन में चला जाता है। भाई, ऐसा कैसे सिस्टम है? और एक चीज जान लीजिए कि जहां अमेरिका जो ईवीएम का निर्माण किया, जहां अमेरिका और विदेशी कंट्री जो है उसको खारिज कर दिया है, वहां बैलेट से हो रहा है। और भारत में अमेरिका की छोड़ी हुई चीज को ये लोग यूज कर रहे हैं। और चूंकि इनका अपना व्यक्तिगत और पार्टी हित साबित हो रहा है, इसलिए ये लोग जो है ईवीएम को अभी खारिज नहीं कर रहे हैं। नहीं तो जापान में चले जाइए, अमेरिका में चले जाइए, अदर कंट्री में चले जाइए, ज्यादा से ज्यादा वहां बैलेट से होता है। आप भी बैलेट से करा के देख लीजिए। मेरा दावा है कि अगर धूल धूसित बीजेपी नहीं हो गई तो आप कहिएगा कि भीम आर्मी का जिला मुख्य प्रवक्ता जितेंद्र जी क्या कह रहे थे। आपने सुना, इनका कहना है कि ईवीएम हटा करके देख लिया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव करके देख लिया जाए।
किसमें कितना दम है वो समय के अनुसार पता चल जाएगा। बीजेपी को साफ ये सीधा चुनौती दे रहे हैं कि यदि आप में है इतना ताकत दम है तो आप एक बार ईवीएम मशीन को हटाइए और बैलेट पेपर से चुनाव करा कर देखिए। उसके बाद पता चल जाएगा कि आप कहाँ हैं और किस स्तर पर हैं और आपका कितना सांसद, कितना विधायक, कितना एमपी एमएलए बनता है और कितने मुख्यमंत्री बनेंगे और कितना पीएम बनेंगे। आइए हम बातें करेंगे। अभी जो है कि फिलहाल में पूरा जोर शोर से जो है कि लगे हुए हैं नरेंद्र मोदी जी सिंदूर ऑपरेशन को लेकर के, घर घर सिंदूर बंटवाने की काम कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। क्या कहिएगा, इसको आप किस नजर से देख रहे हैं? देखिए, एक भोजपुरिया में कहावत है कि जेवन धिया अगिया लगौली उहे देवा केवड़िए खाड़। इसका मतलब है कि जो लोग इस देश में सांप्रदायिक शक्तियों के रूप में उभरे हुए हैं, जो इंसानियत का गला घोटते हैं और इस देश में राजनीति करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। आप इतिहास उठा के देखिए, पुलवामा का हमला हुआ, 40 किलो आरडीएक्स जो हमारे भारत में आ जाता है पाकिस्तान से, तो मेरा इसमें पूछना है और ये पूरे भारत के जनता का सवाल है कि हमारे देश की सिक्योरिटी इतनी मुस्तैद है, हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी इतना मजबूत है कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, और आप इस देश के हुक्मरान हैं, आपके हाथ में सारी शक्तियां हैं, उसके बावजूद भी विदेशी 40 किलो आरडीएक्स से लेके चला जाता है और हमारे देश में हमला कर देता है और हमारे 40 जवान जो है शहीद हो जाते हैं। इसका जवाब कौन देगा? उसके बाद उसी तर्ज पे हमारे पहलगाम में लगभग 26 निहत्थे लोगों के ऊपर हत्या हो जाती है। हमारा तमाम सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद है, सब लोग काम कर रहे हैं, आप देश के हुक्मरान हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, सारी शक्तियां आपके हाथ में हैं। जब आप सत्ता में नहीं थे तो आप यही सवाल करते थे कि आखिर आप सत्ता में जो है उसके हाथ में सारी चीज रहने के बावजूद भी विदेशी आतंकवादी कैसे चलाता है? क्या उसके पार जम गए हैं या आता है और फुर हो जाता है, यहाँ घटना को अंजाम देता है और फिर वो सुरक्षित चला जाता है? तो जाहिर सी बात है कि आपकी प्रशासनिक चूक है। आप जो है सिर्फ डपोर फुसंकी हैं, आप बात कहते हैं, आप जुमलेबाज हैं, लेकिन आप जो है धरातल पे काम नहीं कर रहे हैं। नहीं तो हमारे देश में विदेशी आतंकवादी घुसकर हमला करता है और सुरक्षित चला जाता है। ऐसा नहीं हो सकता है। ये जो है बीजेपी का प्री प्लानिंग है और वह वोट की राजनीति है। आप भी देखे होंगे कि जब पुलवामा हमला हुआ और ये बीजेपी के लोग इतने नीच प्रवृत्ति के हैं कि यह लोग हमारे देश की जनता के खून से सनी हुई जमीन पे और उसके कफन पे, उसके लाशों पे ये राजनीति करने वाले लोग हैं। इस देश में हिंदू मुस्लिम राइट करवाना चाहते हैं और इस देश के जो पब्लिक है उसके अंदर जो है सांप्रदायिक भेदभाव पैदा करके अपनी राजनीति सेक रहे हैं। और वह जो पुलवामा हमला हुआ, आज तो उसका पता चला नहीं कि वो कैसे आए और कैसे चले गए। आज पहलगाम में भी हमला हुआ, कैसे चले गए? आपको जब भी नजर आता है, जब भी चुनाव आता है, चुनाव के इर्द गिर्द ही हमले क्यों होते हैं? यानी कि आपको क्या लग रहा है कि ये राजनीति मुद्दा? बिल्कुल, ये राजनीति की गई है और राजनीति के तहत सारा चीज गेम खेला जा रहा है। बीजेपी करवा रहा है। बीजेपी का ये चाल है इस देश में राज करने के लिए और इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है और हमारे देश के जो पब्लिक है उसके साथ हमला करा के और उसके जो है इमोशन के साथ खेलकर इस देश में के सत्ता पे विराजमान रहना चाहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम बुद्धिजीवी छात्र, नौजवान, शोषित वंचित समाज से अपील करेंगे कि आप लोग जो है ये बीजेपी के चश्मे से उतरिए और उसके बाद जो है अपने विचार से, अपने विवेक से, अपनी बौद्धिक क्षमता से, अपने तर्कशीलता से इन तीनों चीजों को समझिए और इसको जवाब दीजिए। अब एक चीज है कि सिंदूर की बात जो बोल रहे हैं, सिंदूर बांट रहे हैं, जो अपना सिंदूर नहीं बचा पा रहा है, जो अपना परिवार बाल बच्चे नहीं चला पा रहा है, वो सिंदूर बांटने की बात बोलता है। 26 लोगों का हत्या करवा के और हमारी माँ बहनों का सिंदूर उजड़वा के, जो जिंदा थे उसको कफन में लिपटवा कर, और आज देश के ये इमोशनली और यह राजनीतिक जो है
ये एक षड्यंत्र है कि आज जो है घर घर जो है सिंदूर बंटवाने का काम कर रहे हैं। अरे सिंदूर बंटवाने की इस देश में जरूरत नहीं है। अगर आपको वही बात है तो आप जो है देश के अंदर जो राजनीति कर रहे हैं बीजेपी के लोग, ये राजनीति बंद कीजिए और एक सही राजनीति कीजिए जो जनता के हित में हो, देश हित में हो, और तब जाके देश का भलाई होगा। अन्यथा इस देश के जो नेता हैं खासकर, वो अपनी कुर्सी के इर्द गिर्द राजनीति को रखे हुए हैं। क्या कहिएगा, एक बीजेपी के नेता हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान को जवाब देने के लिए पाकिस्तानी बहन को हम भेज दिए हैं, यानी कि जो गई हैं उस देश में आक्रमण करने के लिए, उस देश को सबक सिखाने के लिए, उस बहन को वो पाकिस्तानी घोषित कर देते हैं। क्या कहिएगा? देखिए, हमने बोला ना कि ये बीजेपी के लोग अपने सत्ता संरक्षित और सत्ता बचाने के लिए उलूल जुलूल राजनीति करते हैं। और मैंने आप ये भी कहा कि ये लोग सांप्रदायिक राजनीति करते हैं, सांप्रदायिक शक्तियों का बढ़ावा देते हैं। ये आरएसएस और बीजेपी के लोग जो हैं वो हिटलर की संतान है, हिटलर की थ्योरी पर चलते हैं। और एक चीज़ है, शर्म की बात है कि इस देश की सेना में जो जवाज सिपाही हैं, जो जवाज कर्नल सूफिया है, उसको आतंकवादी की बहन बताकर देश के फौज को, देश के लोगों को, देशभक्तों को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। और मैं देश आपके चैनल के माध्यम से देश के तमाम लोगों से, बुद्धिजीवी, छात्र, नौजवान, शोषित वंचित तमाम नौजवान लोगों से अपील करते हैं कि इस चीज को बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। और हमारे देश का सच्चा सिपाही अब्दुल हमीद देश के लिए कुर्बान हो गया, सूफिया कुरैशी और व्यामिका सिंह, तमाम ऐसे कर्नल हुए जो देश के लिए कुर्बान हुए। और उसको आप जो है वही सांप्रदायिक चश्मे से देख रहे हैं कि वो आतंकवादी की बहन है। अगर वो आतंकवादी की बहन है तो पीएम मोदी जो है अमेरिका का क्या है भाई? आप जो है जब सीज फायर की बात आती है, आप सीज फायर करते हैं क्या? देश के हमारे भारत के लोगों ने अपील किया था सीज फायर करने के लिए? क्या जिस राष्ट्र पाकिस्तान की बात करते हैं, क्या पाकिस्तान के लोगों ने किया था सीज फायर के लिए इतना अपील? जी नहीं। जब अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप ने आदेश कर दिया, आप उस आदेश को मान गए, आप उस आदेश को माने हैं और साबित कर दें कि आप जो है साम्राज्यवादी शक्ति अमेरिका परस्त हैं। आपको अमेरिका से फटती है, आप अमेरिका के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते हैं। और अमेरिका के कहने पर आपने जो है सीज फायर ऐलान किया। और आज भी हमारे देश के जो मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान और खासकर छत्तीसगढ़ में जो हमारे आदिवासी लोग अपने हक अधिकार के लिए, जल जंगल और जमीन को बचाने के लिए जो लोग लड़ रहे हैं, वहां सीज फायर नहीं करते हैं। वहां भी तो करना चाहिए। अरे वो तो पाकिस्तानी था, वो आतंकवादी है, आप उससे समझौता कर ले सकते हैं। और हमारे देश के अंदर जो अपने हक अधिकार मान सम्मान के लिए जिसका आप हक लूट रहे हैं, जिसके जंगल जमीन और उसके अधिकार को छीन रहे हैं, और जब वो लोग मजबूर होकर लड़ रहे हैं तो आप वहां सीज फायर नहीं करते हैं। ये साबित कर रहा कि आप अमेरिका परस्त हैं और आप अमेरिका के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, लेकिन आप देश की जनता के खिलाफ जा रहे हैं। और देशद्रोही अगर कहा जाए तो ये बीजेपी के लोग हैं। जो देश के सेना के खिलाफ बोल सकता है, जो देश के उन तमाम देशभक्तों के खिलाफ बोल सकता है, जाहिर सी बात है कि वो देशद्रोही है और उस पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए जो इस तरह का बात बोल रहा है। जैसे कि आपने सुना, इनका कहना है सीधे पीएम मोदी पर देशद्रोही का मुकदमा होना चाहिए। क्या कहिएगा, ग्वालियर में जो है कि अभी जो है कि बहुत ही घमासान छिड़ा हुआ है और उसमें जो देख लिया जाए तो सिंबल ऑफ नॉलेज कहलाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रतिमा को स्थापित करने से रोका जा रहा है। वो कौन रोक रहे हैं? वो जो है कि जिनके बदौलत उनको मिला है वकालत करने के लिए, वो असामाजिक तत्वों के द्वारा वो प्रतिमा को स्थापित करने से रोका जा रहा है। क्या कहिएगा ग्वालियर हाई कोर्ट में? देखिए, ग्वालियर हाई कोर्ट में जो बाबा साहब की मूर्ति लगने की बात है और वहाँ पे जो वकील हो या जो भी लोग वहाँ विरोध कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, व्यवहारिक बात है कि वो सामंतवादी विचारधारा के हैं, वो मनवादी विचारधारा के हैं। और मनवादी इसलिए हैं कि इस देश में अगर कोई बाबा साहब का विरोध कर सकता है तो वो आरएसएस के नाजायज औलाद हो सकते हैं, वो बीजेपी के नाजायज औलाद हो सकते हैं, वो जो है हिटलर की नाजायज औलाद हो सकते हैं।
हैं और मनुस्मृति को लागू करने वाले मनुवादी और सामंतवादी विचारधारा के लोग ही हो सकते हैं, चाहे वह वकील हो, चाहे पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे जज हो, कोई भी व्यक्ति हो। अगर बाबा साहब का भारत में कोई विरोध कर रहा है तो देशद्रोही है, क्योंकि देश के संविधान निर्माता बाबा साहब हैं, जिन्होंने तमाम लोगों को यहाँ पे हक अधिकार दिए हुए हैं। किसी भी कास्ट का व्यक्ति हो, उसको अपना मौलिक अधिकार मिला हुआ है। इस देश के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार मिला हुआ है, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संवैधानिक उपचार है और तमाम अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? देखिए, वैसे लोगों के साथ जो विरोध कर रहे हैं उनको जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत दंड अधिकार बना हुआ है, वो सलाखों के पीछे होना चाहिए जो बाबा साहब की मूर्ति का विरोध कर रहा है और जो मनुवाद को, मनु की मूर्ति को स्थापित कर रहा है, जो पहले से कहीं कहीं मनु की स्मृति जो लागू है, मनु का जो पुतला लागू है, कोर्ट में कहीं लागू है, वो किस आधार पे लागू है? भाई देश का क्या है वो? हमारे देश की आजादी में उस व्यक्ति का क्या योगदान है? उस व्यक्ति का हमारे भारतीय संविधान में क्या योगदान है? हमारे देश को चलाने के लिए उसका क्या योगदान है? कोई योगदान नहीं है, नथिंग। लेकिन उसको मनुवादी विचारधारा के लोग स्थापित करना चाहते हैं और देश में नफरत की राजनीति पैदा कर रहे हैं, देश में छुआछूती की राजनीति पैदा करना चाहते हैं और पुनः चाहते हैं कि जो मनुयुग था, जिसमें दलितों के बोलने पर आज़ादी नहीं थी, जिसको पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, जिसको रहने खाने की आज़ादी नहीं थी, जिसको जो है धार्मिक स्वतंत्रता नहीं था, तमाम चीज़ों पे जहां बंदिशें थी, वो तमाम युग को लाना चाहते हैं। क्योंकि आज भारतीय संविधान के अंतर्गत ही मौलिक अधिकारों के आधार पर ही हमारे भारत के जो दलित शोषित वंचित समाज है, पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहा है और उन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। इसलिए बाबा साहब उनके लिए चुभ रहे हैं और उनके लिए कांटों का काम कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब के बदौलत ही, हमारे देश के जाबाज क्रांतिकारियों के बदौलत ही इस देश से अंग्रेज चले गए। और उसी दौर में हमारे देश के महान क्रांतिकारी भगत सिंह ने कहा था कि इस देश से अंग्रेज चले जाएंगे लेकिन देश में काले अंग्रेज रहेंगे और तब तक क्रांति सफल नहीं होगी। ये लोग देश पर राज करेंगे और पुनः देश को गुलाम बनाने का प्रयास करेंगे। क्या कहिएगा? और ग्वालियर में भीम आर्मी को भी टारगेट किया गया और चंद्रशेखर आजाद रावण को भी टारगेट किया गया कि क्या कर लेंगे चंद्रशेखर आजाद रावण, हम लोग नहीं लगने देंगे तो नहीं लगने देंगे। देखिए, एक बात है कि इस देश में जो अपने हक अधिकार के लिए लड़ता है, मान सम्मान के लिए लड़ता है, अपने पूर्वजों की पगड़ी के मान सम्मान के लिए लड़ता है, महापुरुषों के स्वाभिमान के लिए लड़ता है, तो ये मनुवादी लोग टारगेट करते हैं। टारगेट ये नई बात संभव है कि वहां पर बाबा का साहब का प्रतिमा स्थापित नहीं हो पाएगा? संभव है या असंभव है? एक चीज है कि जहां भीम आर्मी के लोग, जहां बहुजन समाज के लोग, जहां सोहरा के लोग, जहां 85 के लोग, जहां बुद्धिजीवी लोग और देश के तमाम जो है न्याय प्रिय लोग जहां खड़े हो जाते हैं, वहां अच्छे की फट जाती है। इन मनवादी किस खेत की मूल्य है? इस देश में बाबा साहब के जो चाहने वाले लोग हैं वो 1-2 नहीं है, 150 नहीं है, लाखों अरबों में है। उस आंदोलन को, उनकी धारा को रोकना किसी भी मनवादी के गुद्दे में दम नहीं है जो रोक सके। रही बात भीम आर्मी चंद्रशेखर जी का या तमाम क्रांतिकारियों का, क्रांतिकारी हमेशा होते हैं शहीद होने के लिए, और जो अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है उसको तुम क्या रोक पाओगे? इस देश के भगत सिंह को नहीं रोक पाए, इस देश के तमाम क्रांतिकारियों को नहीं रोक सके, ये चंद्रशेखर जी को भी नहीं रोक। वो चंद्रशेखर जी जो अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके, अपने को गोलियों से, अपनी ही गोली से, और उन्होंने कसम भी खाया था कि हम जिंदा अंग्रेजों से नहीं पकड़े जाएंगे, भले हम अपनी गोली से अपने को शहीद कर लेंगे। उन तमाम क्रांतिकारियों के हम वंशज है, उन तमाम क्रांतिकारियों को, जिसमें उधम सिंह भी आते हैं, जो अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने के लिए विदेश में इंग्लैंड में जाते हैं, और इंग्लैंड में जाकर उधम सिंह ने जालियांवाला बाग में हुए हत्याकांड का बदला लेने के लिए जनरल और डायर को गोलियों से छलनी करने का काम किया। उसके वंशज, उनके अनुयायी हैं। तुम क्या हमको जो है रोक पाओगे?
क्रांति की धारा को किसी की रोकने की बस की बात नहीं है। क्या लगता है कि ग्वालियर में बिल्कुल लग जाएगा? लगेगा, बिल्कुल लगेगा। जहाँ के लोग जो हैं बाबा साहब के प्रति समर्पित करता है वो लगेगा। भीम आर्मी के लोग लगे हुए हैं, चंद्रशेखर जी लगे हुए हैं, तमाम जो है लोग लगे हुए हैं। किसी की बस की बात नहीं है कि उस चीज़ को रोक सके, उस करवा को रोक सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को किस नज़रिए से देख रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नया नया अपडेट मिलता रहे। आप लगातार बने रहें और देखते रहें कलम युग। धन्यवाद।